तो आज का हमारा टॉपिक है सेल्फ इंडक्टेंस। लिखो, व्हेन अ करंट is established in a loop, it produces a magnetic field. It produces a magnetic field. This magnetic field has its flux through the loop. Has its flux through the loop. Full stop. If current changes with time, comma, flux through the loop changes, hence EMF is induced in the loop. This process is called self-induction. This process is called self-induction. देखो, हम लोगों ने इस टाइप के कुछ क्वेश्चंस करे हैं पहले, है ना, जहां पे मैं तुमको डिस्कस करता था कि मेरे पास यहां पे एक वायर है, पास में हमने एक लूप रखा हुआ है, अगर मैं इस लूप को थोड़ा दूर मूव करता हूं तो इसके थ्रू हमारा फ्लक्स निकालते थे और वो फ्लक्स हमारा डिक्रीज हो रहा था क्योंकि हम दूर जा रहे हैं। वो फ्लक्स क्यों आया? इसके कारण, क्योंकि हमने यहाँ पे एक वायर रखी हुई है कि नहीं रखी हुई है। मतलब इसके फील्ड के इसने इसके अंदर एक फील्ड बनाई, उस फील्ड के कारण इसमें एक फ्लक्स आया, दैट इज बी इंटू एरिया। कि दूसरे किसी एक ऑब्जेक्ट के कारण इसके अंदर एक फील्ड बनी जिसका हमने फ्लक्स निकाला। सही हो गया? और उस फ्लक्स को हमने चेंज कराया। आज हम जो देखने वाले हैं ना, वो सेल्फ इंडक्शन देखने वाले हैं। सेल्फ इंडक्शन का मतलब होगा कि खुद के कारण ही खुद के अंदर एक ईएमएफ इंड्यूस हो। पहले क्या कर रहे थे कि एक दूसरे चीज के कारण, दूसरी एक वायर के कारण एक लूप में ईएमएफ आ रही थी, अब वो खुद के करंट के कारण ही खुद में एक ईएमएफ आएगी, उसको हम बोलते हैं सेल्फ इंडक्शन। ठीक है? फॉर एग्जाम्पल, मान लो मेरे पास यहां पे एक लूप है, ठीक है, इस लूप में मान लो हमारे पास करंट ऐसे जा रहा है, ठीक है जी, सपोज ऐसे करंट रिवॉल्व कर रहा है, तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो अगर मैं तुमसे पूछूंगा कि फील्ड इस लूप में किधर होगी, तो सबको याद है कि एक लूप के कारण सेंटर के ऊपर फील्ड का फॉर्मूला भी सबको याद होगा, म्यू नॉट आई अपॉन 2r। याद है कि नहीं याद है? ये किया हुआ है हमने। और अगर मैं इसकी टोटल फील्ड लाइंस निकालूंगा, फील्ड लाइंस इसकी कुछ ऐसी होंगी, इफ यू रिमेंबर, कि यहां से फील्ड लाइन सीधा जा रही है, फिर यहां से फील्ड लाइन ऐसे जा रही है, यहां से फील्ड लाइन ऐसे जा रही है। ऑब्वियसली इस तरह से हमारी फील्ड लाइंस होती हैं, इफ यू रिमेंबर। याद आ रही है ना फील्ड लाइंस? ये हमारी फील्ड लाइंस होती हैं एक सर्कुलर लूप की। तो इन सिंपल वर्ड्स कि इसके खुद के कारण एक फील्ड बनाई है इसने, जो कि हमारे पास इन ऊपर ऐसे इसके थ्रू कुछ फील्ड पास हो रही है, जिसको मैं बोल देता हूं कि सेल्फ जो फील्ड है इसकी, ये खुद की फील्ड के कारण इसमें से एक फ्लक्स बन रहा है कि नहीं बन रहा? जितनी फील्ड है, जितनी फील्ड लाइंस इस एरिया ऑफ द लूप से पास हो रही हैं, वो फ्लक्स बना रही है। मतलब खुद की फील्ड ही खुद के थ्रू एक क्या बना रही है? फ्लक्स बना रही है। और अगर ये फ्लक्स चेंज होने लग जाए तो खुद में क्या इंड्यूस हो जाएगी? ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगी। इन सिंपल वर्ड्स, अगर मतलब ये जो करंट था इसके अंदर कुछ आई था, मैं इस आई को चेंज करना स्टार्ट कर दूं, करंट चेंज करूंगा तो बी चेंज होगा, बी चेंज करूंगा तो मेरा फ्लक्स थ्रू द लूप चेंज होगा, और अगर फ्लक्स चेंज करूंगा तो ईएमएफ इंड्यूस आएगी, और उसको हम बोल देंगे कि सेल्फ इंडक्शन हो गई है। क्योंकि खुद के करंट के कारण तो फील्ड थी, उसी फील्ड के कारण हमने एरिया
से मल्टीप्लाई करके फ्लक्स निकाल लिया, उसी फ्लक्स को चेंज करके इसके अंदर एक ईएमएफ इंड्यूस हो गई। मतलब खुद के करंट के चेंज होने से इसके खुद के अंदर एक ईएमएफ इंड्यूस हो गई है, इसीलिए इसको हमने नाम दिया सेल्फ। समझ में आया? इज दिस थिंग क्लियर? हाँ, अगर ये करंट ना चेंज हो रहा होगा फिर तो बी कांस्टेंट रहेगी, फ्लक्स भी कांस्टेंट रहेगा, क्या ईएमएफ इंड्यूस होगी? नहीं। तो करंट चेंज होना जरूरी है। तो अगर करंट चेंज होगा फिर इसके अंदर एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाने वाली है। दिस इज व्हाट दिस टॉपिक सेल्फ इंडक्शन इज ऑल अबाउट। ठीक हो गया? अब देखो यहां पे, समझो इसको। अब मैं यहां पे तुमको बोलता हूं कि जो फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड है, ये करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होने वाली है ना? जैसे बी का फॉर्मूला क्या होता है? म्यू नॉट आई बाई टू आर होता है। तो मोर इज द करंट, मोर इज द फील्ड। तो बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। और जो फ्लक्स होता है, फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है? फ्लक्स इज इक्वल टू बी ए होता है कि नहीं होता है एक लूप के थ्रू? मतलब फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी। मतलब आई के बढ़ने से बी बढ़ेगा, बी के बढ़ने से फ्लक्स बढ़ेगा। और इनडायरेक्टली आई कैन से कि जो फ्लक्स होता है वो क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। जितना ज्यादा करंट होगा उतना ज्यादा फ्लक्स होगा, जितना कम करंट होगा उतना कम फ्लक्स होगा। तो फ्लक्स हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। और जब भी हमारे पास प्रोपोर्शनल साइन होता है हम कोई ना कोई एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करते हैं और उस कांस्टेंट को हम लोग लिखते हैं एल से, एल इंटू आई। और इसी एल को नाम दिया जाता है सेल्फ इंडक्टेंस। यही टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं, सेल्फ इंडक्टेंस। इस एल को हम लोग बोलते हैं सेल्फ इंडक्टेंस, जिसका यूनिट होता है हेनरी और सिंबल होता है कैपिटल एच, हेनरी। आई था हमारा एक करंट दैट इज एम्पियर्स, और फाई है हमारा फ्लक्स जो कि होता है वेबर में, डब्ल्यू बी, वेबर। दिस इज वेबर, दैट इज एम्पियर। वेबर अपॉन एम्पियर इज हेनरी बेसिकली। ठीक हो गया? अब इधर देखो, तो फ्लक्स का एक्सप्रेशन आ गया विच इज इक्वल टू एल आई, कि आई के साथ साथ मेरा फ्लक्स चेंज हो रहा है। तो अगर मैं तुमसे पूछता हूं कि इस लूप में ईएमएफ कितनी इंड्यूस हुई है, सो यू विल से कि ईएमएफ इंड्यूस्ड इज सिंपली इक्वल टू फॉर्मूला बाय फैराडेज लॉ। क्या फॉर्मूला था? माइनस ऑफ डी फाइव बाई डी टी, दैट इज माइनस ऑफ डी बाई डी टी ऑफ फाइव, वेयर फाइव इज इक्वल टू एल आई। एल एक गिवन बॉडी के लिए, गिवन लूप या गिवन कॉइल या फिर गिवन सोलिनॉइड के लिए कांस्टेंट रहेगा। तो यू विल से माइनस एल बाहर निकाल लो, अंदर रहेगा डी आई बाई डी। तो करंट के चेंज के ऊपर डिपेंड कर रहा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट पे डिपेंड कर रहा है। अगर तुम्हारा करंट चेंज ही ना हो रहा होगा तो डी कितना हो जाएगा? जीरो। डी आई बाई डी टी जीरो हो जाएगा, तो ऑटोमेटिकली ईएमएफ कितनी हो जाएगी? जीरो। तो ईएमएफ तभी आएगी अगर करंट चेंज हुआ, ऑब्वियस सी बात है। तो ईएमएफ इंड्यूस्ड इज इक्वल टू माइनस एल डी आई बाई डी टी। अगेन हम लोगों को ज्यादा मैग्नीट्यूड से मतलब रखा करेंगे, माइनस ठीक है लगा दिया, सब कर दिया हमने, हम लोग मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे और डायरेक्शन निकाल लेंगे। कहां से? लेंस लॉ से। वो हम देखेंगे अभी। ठीक है, एक लाइन लिख लो यहां पे, L depends on geometrical construction of loop. L depends on geometrical construction of loop. कि जो लूप है उसकी ज्योमेट्री के ऊपर डिपेंड करता है। वो थोड़ी देर में अभी तुमको इसका फॉर्मूला बना के दिखाऊंगा एल का, फिर बेटर अंडरस्टैंड हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला टॉपिक देखते हैं, इंडक्टर। तो जैसे हमारे पास रेजिस्टर होता है, कैपेसिटर होता है, वैसे ही हमारे पास एक और
डिवाइस होती है, एक और सर्किट की डिवाइस होती है विच इज नोन एज इंडक्टर। अब इंडक्टर होता क्या है? दिस इज सिंपली अ लॉन्ग सोलेनॉइड। एक लॉन्ग सोलेनॉइड को हम लोग इंडक्टर बोलते हैं। सोलेनॉइड तो सबको पता है, राइट? और व्हेन आई से लॉन्ग सोलेनॉइड, उसका मतलब कि जो उसकी लेंथ है ना, दैट इज ग्रेटर देन द रेडियस ऑफ द सोलेनॉइड। समझ में आ गया? ठीक है जी। अच्छा, तो मान लो इस सोलेनॉइड के थ्रू कुछ करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है, जिसके थ्रू कुछ करंट फ्लो कर रहा है आई। तो अगर मैं इस आई को चेंज करता जाऊंगा, अच्छा, इस आई के कारण क्या होने वाला है? इस आई के कारण इसमें एक फील्ड बनेगी। सपोज ये करंट हमारी तरफ आ रहा है, अगर हमारी तरफ करंट ऐसे आ रहा है बाय द राइट हैंड थंब रूल, तो हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड है वो हमारी इस डायरेक्शन में बनने वाली है। क्या ये चीज सबको समझ में आ रही है? और अगर करंट ऐसे जा रहा होगा तो हमारी फील्ड लेफ्ट आने वाली। तो हम इधर मान रहे हैं कि करंट हमारा हमारी तरफ है, तो फील्ड टुवर्ड्स राइट है। ठीक है। अच्छा, मान लेते हैं कि टोटल नंबर ऑफ लूप्स जो है इसके अंदर सोलेनॉइड के एन है। और शायद तुमको एक और टर्म याद होगी, स्मॉल एन, वेयर स्मॉल एन वाज इक्वल टू कैपिटल एन डिवाइडेड बाय एल। क्या ये चीज याद है? स्मॉल एन क्या बोलते थे हम लोग? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। और एन क्या है? कैपिटल एन क्या है? टोटल नंबर ऑफ टर्न्स। क्लियर है? तो फील्ड का एक्सप्रेशन भी सबको याद होगा, दैट केम आउट टू बी इक्वल टू म्यू नॉट आई एन, और आई कैन से म्यू नॉट आई इंटू कैपिटल एन अपॉन एल। यही होता है, म्यू नॉट आई इंटू कैपिटल एन अपॉन एल, स्मॉल एन की जगह पे डाल दिया। ठीक है। अच्छा, अब मैं तुमको बोलता हूं कि मैंने इस करंट को ना चेंज करना स्टार्ट कर दिया। तो अगर मैंने करंट को चेंज करना स्टार्ट कर दिया तो फील्ड चेंज होना स्टार्ट हो जाएगी। फील्ड चेंज होगी तो फ्लक्स चेंज होगा सोलेनॉइड के थ्रू, और फ्लक्स चेंज होगा तो एक ईएमएफ इंड्यूस होगी। ठीक हो गया? अब देखो, और ईएमएफ वही हमको निकालनी है। सबसे पहले फ्लक्स का एक्सप्रेशन लिखते हैं। अगर मेरे पास कोई एक लूप होता, ये सोलिनॉइड की बजाय एक लूप होता, तो कितना फ्लक्स उसमें से पास करता? बी इंटू एरिया। लेकिन अगर एन लूप्स हैं तो टोटल फ्लक्स कितना हो जाएगा? एन इंटू बी। एन मल्टीप्लाई बाय बी। बी कितना है? म्यू नॉट आई एन अपॉन एल इंटू एरिया। और एरिया क्या है? एरिया ऑफ लूप, कि इस एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है। अगर रेडियस दे रखा होता तो पाई आर स्क्वायर डाल के निकाल। ठीक है, इसको ऐसा लिख लो, फाई इज इक्वल टू म्यू नॉट आई एन स्क्वायर, इसको म्यू नॉट एन स्क्वायर ए अपॉन एल इंटू आई। और इसको कंपेयर कर लो। अभी अभी हमने पिछले स्लाइड पे लिखा था फाई इज इक्वल टू एल इंटू आई, ठीक है, लिखा था। तो इस ये किसका काम कर रहा है यहाँ पे? एल का। तो सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ सोलिनॉइड का एक फॉर्मूला आ गया, म्यू नॉट एन स्क्वायर ए बाई एल। और ये हमने कैपिटल एन के फॉर्म में है, मिक्स मत कर देना, क्योंकि कई बार स्मॉल एन दिया होता है। तो या तो वहां से पहले कैपिटल एन निकालो, या फिर तुम इसमें कैपिटल एन की जगह लिख के रख लो एन इंटू एल। तो एन इंटू एल लिखोगे, एन स्क्वायर एल स्क्वायर बन जाएगा, एक एल कट जाएगा, तो उसके लिए फॉर्मूला बन जाएगा म्यू नॉट स्मॉल एन स्क्वायर इंटू एल इंटू ए बन जाएगा। तो ध्यान रखना, हमने ये कैपिटल एन के लिए बनाया। एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। बहुत बार ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि हमने एन डबल कर दिया, ए और एल को सेम रख के, तो व्हाट विल हैपन टू पाई एंड सो ऑन। लेंथ डबल कर दी, एरिया डबल कर दिया, एरिया हाफ कर दिया, लेंथ हाफ कर दी। इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। वो डीसी पांडे बुक भी जब करोगे तुमको दिख जाएंगे, प्रीवियस ईयर्स भी बहुत सारे दिख जाएंगे। यहां तक किसी को कुछ भी कुछ क्वेश्चन पूछना है? पाई समझ में आ गया? ठीक है। अब आई चेंज होगा तो फ्लक्स चेंज होगा, फ्लक्स चेंज होगा तो ईएमएफ आएगी। ईएमएफ आने का मतलब ये हुआ कि ये जो एक सोलिनॉइड है, इसके दोनों एंड्स के अक्रॉस एक पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। कितना? जितना एल डी आई बाई डी टी करके आ जाएगा, माइनस एल डी आई बाई डी टी। द ओनली पॉइंट इज कि अब बेसिकली ये जो है ये एक बैटरी की तरह काम करने लग जाएगा। ईएम पोटेंशियल डिफरेंस आ गया मतलब बैटरी बन गई है। द ओनली थिंग इज मुझे ये डिस्कस करना है, क्या ये वाला पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे होगा कि ये नेगेटिव होगा ये पॉजिटिव होगा। अब ये देखना है
कि ये कैसे फाइंड करेंगे। ये निकालने के लिए हम क्या यूज करेंगे, लेंस लॉ यूज करेंगे। ठीक हो गया। अब इसको समझने की ना कोशिश करनी है यहां पे। तो देखो इसके केसेस देखो क्या बनेंगे। तो ये हमारे पास सोलिनॉइड है, यहां से करंट आया और मान लो ये करंट इंक्रीजिंग करंट है। ठीक है, दिस इज एन इंक्रीजिंग करंट। अगर ये करंट इंक्रीजिंग हुआ तो ये लूप अपने अंदर एक ईएमएफ बन जाएगा। ये एक बैटरी, एक ऐसी बैटरी बन जाएगा जो कि क्या चाहेगा कि करंट तुम्हारा इसको अपोज करे, क्योंकि तुम लेंस लॉ की कोशिश क्या होती है, बढ़ती हुई चीज को अपोज कर। तुम्हारे पास एक बैटरी है, करंट किधर से किधर फ्लो करेगा, करंट ऐसे फ्लो करेगा ना, ऐसे। या मैं बोलूं कि बैटरी के अंदर करंट किधर जाता है, नेगेटिव टू पॉजिटिव जाता है। या बैटरी के बाहर करंट किधर जाता है, पॉजिटिव नेगेटिव, मतलब बैटरी के अंदर ये एक बैटरी की तरह बिहेव करेगा। मुझे ऐसा लगता है कि ये नेगेटिव एंड हो जाएगा, ये पॉजिटिव एंड हो जाएगा। क्या ये रीजन समझ में आ रहा है इसका? ये चाहेगा कि करंट को ऐसे बनाया जाए, ये एक बैटरी की तरह काम करने लग जाए, एक ईएमएफ बन जाएगा विच विल ट्राई कि करंट को किधर फ्लो करवाया जाए, लेफ्ट की डायरेक्शन में फ्लो करवाया जाए, ताकि इस आई इंक्रीजिंग करंट को अपोज किया जा सके। समझ में आया? तो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू सी। हम लोग हमेशा ऐसे कैलकुलेट किया करेंगे कि जो ईएमएफ इंड्यूस हुई है, पहले मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे और हम डायरेक्शन ऐसे देखेंगे, इधर जाने पे बढ़ रही है। इन दिस केस एज वी कैन सी लेस टू हायर जा रहे हैं, नेगेटिव टू पॉजिटिव जा रहे हैं। लेकिन अगर यहीं पे हमें केस ऐसा मिला होता, यहां से देख लेना, करंट आई जा रहा है लेकिन ये करंट डिक्रीज हो रहा है, तो व्हाट विल दिस ईएमएफ ट्राई, ये सोलिनॉइड क्या ट्राई करेगी, सोलिनॉइड एक ऐसी बैटरी बनने की कोशिश करेगी जो कि करंट राइट की तरफ बढ़ाना चाहे। तो मतलब ये क्या बन जाएगा, नेगेटिव एंड ये पॉजिटिव, बिकॉज करंट इनसाइड द बैटरी इज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। समझ में आया? और तुमसे मैं पूछूं कि पोटेंशियल डिफरेंस है कितना, इन दोनों में कितना है, तुम सिंपल बोलो एल डी आई बाई डी टी है, कुछ माइनस मत लगाओ, कुछ पॉजिटिव मत लगाओ, सिंपल यहां मॉड लगा दो, बात खत्म। मान लो 5 आ गया डिफरेंस, तो अगर ये 50 है तो ये 45 हो। तुम्हें बस ये देखो कि कौन सा ज्यादा है, ये ज्यादा है कम है, मतलब इधर जाने पे कम करना है। कम कितना करना है, पहले एक वैल्यू निकाल के रखो। ठीक है, सिमिलरली यहां पे भी डिफरेंस कितना होगा, अगेन सेम एल डी आई बाई डी टी, मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस निकाल लो इससे मॉड लगा के, फिर देख लो कि किधर तुमने बढ़ाना है, कौन सी तरफ तुमने कम करना है। समझ आ गया? तो सारा खेल ये है कि करंट इंक्रीजिंग करंट है कि डिक्रीजिंग करंट है। इंक्रीजिंग करंट हुआ तो हम करंट को अपोज करेंगे, अगर डिक्रीजिंग करंट हुआ तो करंट को सपोर्ट करेंगे। क्वेश्चन आ गया समझ में, ये मतलब ये कंसेप्ट समझ में आ गया? इस पे क्वेश्चन करते हैं जल्दी से, ठीक है। क्वेश्चन लिखो, गिवन सर्किट, गिवन सर्किट represents, given circuit represents the branch of a circuit, given circuit represent the branch of a circuit, मतलब मैं एक ब्रांच दूंगा तुमको एक बड़े सर्किट की, तो हमें सिर्फ वो ब्रांच ब्रांच को देखना है। फुल स्टॉप। फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन, फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी at an instant, at an instant when current is 5 ampere and it is decreasing, and it is decreasing and it is decreasing at the rate
1 एम्पियर पर सेकेंड, 1 एम्पियर पर सेकेंड। तो क्वेश्चन में ना तुमको रेट दे रखा है डिक्रीज, di/dt दे रखा है। ऑब्वियसली डिक्रीजिंग है तो तुम इसको -1 भी लिख सकते हो कि di/dt इज इक्वल टू -1 एम्पियर पर सेकेंड। बट अगेन मैंने तुमको एक चीज बता दी है, तुमको नहीं उलझना माइनस प्लस में। तुम बस ये देखो कि ये जो मैंने बीच में इंडक्टर बना रखा है, नेगेटिव एंड कौन सा है, पॉजिटिव एंड कौन सा है, जल्दी सोच के बता दो विच इज नेगेटिव विच इज पॉजिटिव। लेफ्ट वाला एंड इज नेगेटिव, राइट वाला एंड इज पॉजिटिव। क्लियर है कि नहीं है? और तुम यहां पे सिंपल ये देखो कि इनमें पोटेंशियल डिफरेंस कितना होना चाहिए, एल di/dt का मॉड लगाना है तुमने। क्वेश्चन में एल कितना दे रखा है, 2 हेनरी, और di/dt -1, कोई फर्क नहीं पड़ता, 1 डाल दो उसको, तुमको तो इवेंचुअली मॉड ही करना है, तो कितना आ गया 2। बस तुम सिर्फ वैल्यू निकाल लो, तुमको पता है इधर से इधर जाने पे प्लस करना है 2, बस खत्म। तो अब बस कुछ नहीं है, लास्ट की चीज रहेगी, किरचॉफ लॉ लगाना है, केवीएल। तो VA माइनस, अब देखो इन्होंने कहा कि कब कौन से पॉइंट पे बताना है ना, देखो करंट तो चेंज होते जा रहा है, तुमको कौन से इंस्टेंट पे बताना है, एक ऐसे इंस्टेंट पे बताना है जब करंट उस वक्त कितना था 5 एम्पियर, और di/dt वगैरह हमने यूज कर लिया, तो VA माइनस IR, किरचॉफ्स लॉ माइनस IR, 5 इंटू 4, ठीक है, प्लस, क्योंकि माइनस टू प्लस जा रहे हैं, +2, ये जो 2 हमने निकाला है, -10 इज इक्वल टू VB, और तुम देखोगे तो VA माइनस VB तुम्हारे पास आ जाएगा 28 वोल्ट। तो ऐसे सॉल्व करना है। अगेन केवीएल तो लगाना ही लगाना है, बस मेनली हमको L di/dt देखना था कि कैसे हमको वो माइनस से प्लस हम कैसे जा रहे हैं। सही हो गया? ज्यादा दिमाग नहीं चलाना कि सर देखो ठीक है जी L di/dt नेगेटिव है, नेगेटिव ले ले, कोई दिमाग उनमें चलाना ही नहीं है। सिंपल मैग्नीट्यूड एंड देन डायरेक्शन तुमको पहले ही पता चल चुकी होगी। ठीक हो गया? नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़े। नेक्स्ट हेडिंग बना लो, एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर, एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर। ठीक है, पहले एक लाइन लिख लो, कैपेसिटर स्टोर्ड एनर्जी इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, कैपेसिटर स्टोर्ड एनर्जी इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, कॉमा, इंडक्टर स्टोर्स एनर्जी in form of magnetic field, तो यहां पे कहा जा रहा है कि जैसे कैपेसिटर भी अपने अंदर एनर्जी स्टोर करता था ना, वो स्टोर करता था इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में, ½ E²dV, Q²/2C वो एनर्जी फॉर्मूला आता था, वो इफेक्टिवली इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में स्टोर करता है। लेकिन जो इंडक्टर है वो मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में एनर्जी स्टोर कर रहा है। ठीक है, और फिर लिख लो, एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर इज इक्वल टू ½ Li², ये फॉर्मूला होता है कि उस इंडक्टर की इंडक्टेंस कितनी है L, और जो उसके अंदर करंट कितना फ्लो कर रहा है। करंट चेंज होता जाएगा तो इंडक्टर के अंदर एनर्जी स्टोर होती जाएगी, बढ़ती जाएगी एनर्जी। ठीक हो गया? अगर करंट इंक्रीजिंग है तो मतलब उसकी एनर्जी बढ़ते जा रही है, अगर करंट कम हो रहा है सर्किट में तो मतलब एनर्जी कम होते जा रही है। क्या चीज समझ में आ गई? ठीक हो गया कि मैं तुमको बोलता हूं कि मेरे पास यहां पे एक इंडक्टर है जिसकी इंडक्टेंस L है, पहले इसमें I1 करंट था, अब उसमें I2 करंट है, चेंज हो गया करंट। तुमसे अगर पूछा जाए व्हाट इज द चेंज इन एनर्जी, डेल्टा एनर्जी, चेंज इन एनर्जी,
तो सिंपली हाफ एल आई टू स्क्वायर माइनस हाफ एल आई वन स्क्वायर, दैट इज हाफ इंटू एल कॉमन ले लो, आई टू स्क्वायर माइनस आई वन स्क्वायर। अच्छा, इसका फॉर्मूला बड़ा, इसकी डेरिवेशन बड़ी सिंपल है। तो तुमको याद है एनर्जी के लिए हम लोग ये बोल सकते हैं पीडीटी, पावर इंटू डीटी की इंटीग्रेशन है, पावर की इंटीग्रेशन एनर्जी देती है, या फिर वी आई पावर होती है वी आई डी टी। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये होता है ना। अच्छा, V क्या होता है? V होता है पोटेंशियल डिफरेंस, जिसको हम लोग ईएमएफ इंड्यूस्ड से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ई आई डी टी, ये मेरे पास एनर्जी का फॉर्मूला आ जाएगा। ईएमएफ इंड्यूस में अभी अभी लिखते जा रहा हूं, क्या लिखते जा रहा हूं? एल डी आई बाई डी टी। ठीक है, माइनस एल डी आई बाई डी टी होता है, मुझे सिर्फ मैग्नीट्यूड से इंटरेस्ट है, तो मैं एल डी आई बाई डी टी लिख देता हूं ईएमएफ को। एल डी आई बाई डी टी इंटू आई इंटू डी टी, इसकी इंटीग्रेशन करनी है मुझे। सही हो गया? तो मुझे इसकी एनर्जी मिल जाएगी, डी टी कैंसिल कर दो, एल बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन से, अंदर क्या बचेगा? आई डी आई। आई की इंटीग्रेशन क्या होगी डी आई के रिस्पेक्ट में? आई स्क्वायर बाय टू, सो दैट विल बी एल आई स्क्वायर बाय टू, दैट इज हाफ एल आई स्क्वायर। तो ये एकदम सिंपल सी डेरिवेशन है, जरूरत है नहीं है क्वेश्चन सॉल्विंग के लिए, तो सिंपल हाफ एल आई स्क्वायर फॉर्मूला याद है तो काम मिल जाए। है ना, पावर डिलीवर्ड बाय द सेल, या तुमको याद, और सेल की तरह ही तो काम कर रहा है एक इंडक्टर, तो ई इंटू आई हो गया पावर डिलीवर्ड, पीडीटी की इंटीग्रेशन हाफ एल आई स्क्वायर, एज सिंपल एज दैट। तो एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर इज इक्वल टू हाफ एल आई स्क्वायर। बहुत सिंपल सा फॉर्मूला। क्वेश्चन जब आएंगे तब देखेंगे, ठीक है। आज का आखिरी टॉपिक कर लें। तो हम लोग अभी देखने वाले हैं सीरीज पैरेलल। ऑब्वियसली जैसे रेजिस्टर्स में सीरीज होता है तो R1 प्लस R2, और ज्यादा होते हैं तो R1 प्लस R2 प्लस R3 डायरेक्ट ऐड करते थे। पैरेलल में रेसिप्रोकल्स 1 बाय R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2। कैपेसिटर्स में उल्टा होता था, सीरीज में 1 बाय C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 बाय C1 प्लस 1 बाय C2 लगता था, लेकिन पैरेलल में डायरेक्टली ऐड होते थे C इक्विवेलेंट C1 प्लस C2। क्या लगता है इंडक्टर्स किसको फॉलो करता होगा, रेजिस्टर्स को कि कैपेसिटर्स को? नहीं, रेजिस्टर्स। रेजिस्टर्स के जैसा होता है इंडक्टर्स। ठीक है, हेडिंग बनाओ, इंडक्टर्स इन सीरीज। पहले सीरीज देखेंगे फिर पैरेलल देखेंगे। इंडक्टर्स इन सीरीज बिल्कुल के बिल्कुल ये रेजिस्टर्स जैसा होता है। तो मेरे पास यहां पे ना दो इंडक्टर्स हैं जो कि L1 और L2 ईच के हैं, और ये दोनों लगे हुए हैं सीरीज में। मैं चाहता हूं कि इसका इक्विवेलेंट इंडक्टेंस निकाल लूं, लेट्स से दैट इज इक्वल टू L इक्विवेलेंट। मुझे L इक्विवेलेंट निकालना है कि इस दोनों को एक सिंगल इंडक्टर से मैं रिप्लेस कर दूं। व्हाट शुड बी दैट? व्हेन आई से कि सीरीज में है, उसका मतलब दोनों के थ्रू करंट क्या होगा? सेम पास कर रहा होगा। ठीक है, और जितना पोटेंशियल डिफरेंस इन दोनों के अक्रॉस मिला के होगा वो उस अकेले के अक्रॉस होना चाहिए, जितना इसके मिला के होगा उतना उस अकेले के अक्रॉस होना चाहिए। अच्छा, ईएमएफ की वैल्यू कितनी होगी उस अकेले के अक्रॉस? सिंपली यू वुड से एल इक्विवेलेंट इनटू डी आई बाई डी टी। करंट डी आई है तो डी आई बाई डी टी। समझ में आया? शुड बी इक्वल टू ईएमएफ अक्रॉस बोथ ऑफ देम। इसके अक्रॉस कितना आएगा? L1, करंट तो सेम ही है, दैट इज डी आई बाई डी टी, प्लस दूसरे में कितना आएगा? L2 इंटू डी आई बाई डी टी। तो दोनों तरफ से ये पूरी पूरी चीज कैंसिल, डी आई बाई डी टी, डी आई बाई डी टी, डी आई बाई डी टी, एल इक्विवेलेंट एज सिंपल एज दैट, निकल के आ गया L1 प्लस L2। खत्म। तो सीरीज में हमारे इंडक्टर्स ऐड होते हैं। अगर मैं तुमको बोलता हूं कि मेरे पास 3 इंडक्टर्स लगे हुए हैं, 3 4 5 हेनरी ईच, तो 3 प्लस 4 7, 7 प्लस 5 12। खत्म। 12 हेनरी इज द नेट इंडक्टेंस। समझ में आ गया? इससे आसान तो कुछ नहीं हो सकता। सिमिलरली अगला है हमारे पास इंडक्टर्स इन पैरेलल। इंडक्टर्स इन पैरेलल, तो इस बार दो इंडक्टर्स को पैरेलल में बनाऊंगा। मान लो ये L1 है
ये L2 है। अच्छा, इस बार इसमें अगर I करंट जाएगा, क्या इक्वल करंट जाएगा दोनों में? नहीं ना, एक में मान लो I1 चला गया, एक में मान लो चला गया I2, where I will obviously be equal to I1 प्लस I2। हम कह रहे हैं कि अगर इस पूरे सिस्टम को मैं सिंगल इंडक्टर से प्लेस कर दूं, जिसमें से हमारा ये टोटल I करंट जा रहा हो, जो कि दोनों में मिला के भेजा था, इसमें I जा रहा है, ठीक हो गया। अब यहां पे देखो, लेकिन इन दोनों इंडक्टर्स में एक चीज सेम रहेगी। अब क्या वो सेम रहेगी? पोटेंशियल डिफरेंस। क्या मैं ऐसा बोल दूं कि इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है दैट इज L1 इंटू डी आई वन बाई डी टी, this is equal to EMF across the first inductor. This should be same for the second also, that is L2 into di2 by dt, and this is same for this अकेला इंडक्टर, that is L equivalent, L equivalent ले लो इसको, L equivalent into di by dt। ठीक हो गया, क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज सेम रहती है। नाउ मेरे पास ना यहाँ पे ये चीज है कि I1 I इज इक्वल टू I1 प्लस I2, मैं दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर देता हूं। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, di बाई डी टी इज इक्वल टू डी I1 बाई डी टी प्लस डी I2 बाई डी टी। अब यहां पे देखना जरा, क्या मैं डी I1 बाई डी टी को E बाई L1 लिख दूं? सिमिलरली डी I2 बाई डी टी को E बाई L2 लिख दूं? एंड लास्ट डी आई बाई डी टी को E अपॉन L इक्विवेलेंट लिख दूं? यहां से E कैंसिल हो जाएगा, एंड वी आर गोइंग टू गेट 1 अपॉन L इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 बाई L1 प्लस 1 बाई L2। बिल्कुल के बिल्कुल रेजिस्टर्स वाला हो गया कि पैरेलल में रेसिप्रोकल्स और सीरीज में नॉर्मल ऐड। दिस वाज अबाउट सीरीज एंड पैरेलल। क्लियर हो गया सबको? किसी को आज के लेक्चर में कुछ भी पूछना है? आज हमने क्या क्या डिस्कस किया? लास्ट में सीरीज पैरेलल किया, इससे जस्ट पहले हमने, शुरू से देख लेते हैं, तो हमने आज सेल्फ इंडक्टेंस से स्टार्ट किया। सेल्फ इंडक्टेंस का मतलब हुआ कि खुद के लूप में ही अगर हमारा करंट चेंज होने लग जाए तो खुद के करंट के कारण खुद की जो फील्ड बनेगी, जो उसके कारण फ्लक्स बनेगा, वो चेंज होगा। फिर वो फ्लक्स चेंज होगा तो खुद के अंदर एक ईएमएफ बनेगी, उसी को हम लोग बोलते हैं सेल्फ इंडक्शन। फाई इज इक्वल टू एल आई, वेयर एल इज सेल्फ इंडक्टेंस। हमने ईएमएफ बना लिया माइनस एल डी आई बाई डी टी। फिर हमने देखा एक इंडक्टर क्या होता है। इंडक्टर एक बहुत लार्ज सोलेनॉइड है जिसके थ्रू कुछ फील्ड जा रही है, म्यू नॉट आई एन बाई एल। हमने फ्लक्स लिखा, फ्लक्स को एल आई से कंपेयर किया तो मेरे पास एल का फॉर्मूला निकल के आ गया। फिर उसके बाद हमने देखा कि कैसे जज करेंगे कि कौन सा एंड पॉजिटिव है कौन सा नेगेटिव है। वो हम देखेंगे लेंज लॉ से। इंक्रीजिंग करंट को अपोज करना है, डिक्रीजिंग करंट को सपोर्ट करना है। फिर यहाँ पे हमने उसको अप्लाई करना सीख लिया। फिर हमने एनर्जी स्टोर्ड इन इन इंडक्टर का फॉर्मूला देख लिया, हाफ एल आई स्क्वायर, एंड आखिर में सीरीज पैरेलल देख लिया। तो आज का टॉपिक है म्यूचुअल इंडक्शन। हेडिंग बना लो जल्दी से, लिखो, व्हेन चेंजिंग करंट इन वन कॉइल, when changing current in one coil induces EMF in the second coil, the phenomenon is called mutual induction. The phenomenon is called mutual induction. देखो, हमने एक टॉपिक पढ़ा था सेल्फ इंडक्शन। सेल्फ इंडक्शन में क्या होता था कि हमारे पास एक कॉइल या एक लूप होता था, उसमें हम लोग करंट फ्लो कराते थे। उस करंट के कारण खुद के अंदर एक फ्लक्स बनता था। अगर हम उस करंट को चेंज करेंगे तो खुद का फ्लक्स चेंज होगा। फ्लक्स चेंज होगा तो उसके अंदर क्या इंड्यूस होगी? एक ईएमएफ इंड्यूस होगी। तो उसको हम लोग बोलते थे सेल्फ इंडक्शन बोलते थे, बिकॉज खुद के अंदर करंट है, खुद के अंदर ही ईएमएफ इंड्यूस हो रही है। वो होती थी सेल्फ इंडक्शन। और सेल्फ इंडक्टेंस के लिए हम एल यूज किया करते थे, हेनरी उसका यूनिट था। लेकिन आज हम पढ़ने वाले म्यूचुअल इंडक्शन। इस बार आज खुद के अंदर नहीं होगा, अब करंट किसी एक में फ्लो होगा, उसके कारण फ्लक्स किसी दूसरे में होगा।
एग्जाम्पल तुम्हारे सामने है यहाँ पे कि अगर मेरे पास मान लो दो सोलेनॉइड्स हैं, इसके अंदर करंट फ्लो करवाऊंगा और इसके करंट के कारण इसके अंदर मैं फ्लक्स देखने को, तो जिसके अंदर करंट को हम लोग फ्लो करवाते हैं उसको हम बोलते हैं प्राइमरी कॉइल, और दूसरे को हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी कॉइल। और अगर मैं इसमें करंट फ्लो करवा दूं, इसमें फ्लक्स चेक करूंगा, तो मैं सेकंड वाले को प्राइमरी बोल दूंगा, फर्स्ट वाले को सेकेंडरी बोल दूंगा। फिर तो मान लेते हैं कि मैंने अपने पहले कॉइल में एक करंट फ्लो करवा दिया विच इज इक्वल टू I1। फर्स्ट कॉइल है तो मैंने I1 नाम दे दिया, और इस I1 के चलते मैंने सेकेंड कॉइल में फ्लक्स निकालने की कोशिश करी विच इज इक्वल टू सम फाइव। ठीक है, अब होगा क्या, इस I1 के कारण एक फील्ड बनेगी इसके अंदर, ऑब्वियसली फील्ड लाइंस बनेगी। अगर मान लो करंट इस तरह से जा रहा है तो फील्ड लाइन इस तरह से बनेगी, और ये फील्ड लाइन हमारी सेकेंड कॉइल के थ्रू पास करने वाली है, और यही फील्ड लाइन के कारण सेकेंड कॉइल में क्या आ जाएगा, एक फ्लक्स आ जाएगा। समझ में आया? अब देखो, अगर I1 को मैं बढ़ाऊंगा तो फील्ड की वैल्यू बढ़ेगी, फील्ड की वैल्यू बढ़ेगी तो मतलब जो ज्यादा फील्ड पास होगी सेकेंड लूप में से, तो मतलब φ2 क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो I1 बढ़ने से φ2 बढ़ेगा। इन सिंपल वर्ड्स मैं यहां पे कहूंगा कि जो φ2 है ये मेरा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I1। ठीक है, φ2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I1, और प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है तो मतलब प्रोपोर्शनल साइन है तो कोई कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करेंगे, और उस कांस्टेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, M, दैट इज म्यूचुअल इंडक्टेंस। बस इतना सा ही फर्क है। सेल्फ इंडक्टेंस में खुद के कारण फ्लक्स होता था, खुद का ही करंट था। यहां पे फ्लक्स किसी दूसरे बॉडी में देख रहे हैं लेकिन करंट किसी दूसरे में। φ2 इज इक्वल टू MI1, दिस इज नोन एज म्यूचुअल इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्टेंस, एंड ऑब्वियसली यूनिट तो सेम ही रहेगा, हेनरी, दैट इज वेबर अपॉन एम्पियर। म्यूचुअल इंडक्टेंस, समझ में आ गया? ठीक है, और अगर मैं तुमको पूछता हूं कि ईएमएफ कितनी इंड्यूस हुई है, तो तुम्हारा जवाब ये रहेगा कि ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द सेकेंडरी कॉइल, ईएमएफ इंड्यूस्ड इज सिंपली इक्वल टू बाय फैराडे लॉ माइनस ऑफ d∅2 बाय dt। φ2 की वैल्यू कितनी है, m इंटू I1, तो माइनस डी बाई डी टी ऑफ m इंटू I1। m एक कांस्टेंट है जो कि बाहर आ जाएगा, माइनस m di1 बाई डी। और मजेदार चीज ये है कि ये जो m है ना, ये इस चीज पे डिपेंड नहीं कर रहा कि तुम दोनों कॉइल में से किसको प्राइमरी ले रहे हो किसको सेकेंडरी ले रहे हो। ये बस दो कॉइल्स की प्रॉपर्टी है कि मैंने तुमको बोल दिया कि तुम्हारे पास ये दो कॉइल्स है, इनको ऐसे प्लेस करना है, चाहे तुम इसको प्राइमरी ले लो चाहे इसको प्राइमरी ले लो, मतलब चाहे इसमें करंट फ्लो करवा के इसमें फ्लक्स निकाल लो, चाहे इसमें करंट फ्लो करवा के इसमें फ्लक्स निकाल लो, जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट होगा m दोनों केसेस में सेम ही होगा। समझ में आ गया? तो इसको एक पॉइंट बना के पहले ये नोट कर लो, फिर एक पॉइंट बना के लिखवाता हूं इस बात को। लिखो, इफ द करंट इज पास्ड, इफ द करंट इज पास्ड in the second coil and the flux is calculated, and the flux is calculated through the first coil, the same proportionality constant m appears, the same proportionality constant m appears। कि अगर दूसरे को प्राइमरी लेके पहले को सेकेंडरी ले लोगे तो सेम ही प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट निकल के आएगा, मतलब म्यूचुअल इंडक्टेंस सेम रहती है।
ठीक हो गया? ठीक हो गया? क्वेश्चन करके देखें कि इस इंफॉर्मेशन से मुझे क्या फायदा मिल रहा है, मतलब मैं क्या कर सकता हूं इस क्वेश्चन से। ध्यान से देखो। तो मान लो मेरे पास यहां पे ना दो लूप्स दे रखे हैं, दो कंसेंट्रिक लूप्स दे रखे हैं। एक लूप है, बड़ा वाला लूप है, जिसका रेडियस मुझे दे रखा है बी, रेडियस दे रखा है। ठीक है जी? तो बना लेते हैं कि इसका रेडियस है बी। और दूसरा जो लूप है ना, वो बहुत छोटा है, इनफाइनाइटली छोटा लूप है। और वो मैं दिखा भी देता हूं, छोटा सा लूप। मैं फिर भी तुमको काफी बड़ा दिखा रहा हूं, बट एक्चुअली में ये जो लूप है ना, ये बहुत ज्यादा स्मॉल लूप है। कितना स्मॉल है? वो शायद इतना स्मॉल है। और एंड व्हेन आई से इतना स्मॉल है, इसका मतलब इफेक्टिवली वो क्या है? एक पॉइंट ही है। इसे एक बहुत ही छोटा सा लूप है। तुमको बड़ा करके दिखा रहा हूं ताकि तुमको दिख जाए, अदरवाइज इट्स अ वेरी वेरी स्मॉल। और उसका रेडियस कितना है? उसका रेडियस कुछ ए ले लो। तो क्वेश्चन में दे रखा है ए इज मच 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 लेस देन बी। ठीक है? तो दो कॉइल्स हैं सिंगल सिंगल लूप के, या दो लूप्स हैं। तुमको पूछा जा रहा है फाइंड म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ दिस। ये सिस्टम का म्यूचुअल इंडक्टेंस कितना है, दोनों लूप्स का म्यूचुअल इंडक्टेंस कितना है। ठीक है? अब देखो, हमने ये डिस्कस किया, देखो मुझे एम निकालना है ना। अब एम निकालने के लिए मेरे पास दोनों में से कोई भी एक चीज कर सकता हूं। दोनों में से किसी एक को प्राइमरी लूंगा, दूसरे को सेकेंडरी लूंगा। पर ऐसा है कि एक तो मेरे लिए पॉसिबल है करना, मतलब एक तो मुझे कैलकुलेट करना आता है और दूसरा कैलकुलेट करना नहीं आता। अब बताओ किसको प्राइमरी लेना चाहिए, किसको सेकेंडरी लेना चाहिए, क्या लगता है? मुझे ऐसा लगता है कि लार्जर वाले को प्राइमरी लेने में फायदा है। ऐसा क्यों? बिकॉज मुझे ना एक लूप के कारण मुझे सेंटर के ऊपर फील्ड पता होती है। और वो अगर मेरे पास ये लूप है, मुझे उसके सिर्फ एक ही जगह पे फील्ड पता है, और कहां पे पता है? वो सेंटर के ऊपर पता है, विच इज इक्वल टू हाउ मच? म्यू नॉट आई अपॉन 2r। तो अगर ये लूप बहुत स्मॉल है, मैं ऑलमोस्ट ऐसा मान सकता हूं कि ये लूप का सारा के सारा एरिया छोटे लूप का कहां लाई कर रहा है? बड़े वाले के सेंटर के ऊपर। तो मतलब मैं मान सकता हूं, आई कैन अज्यूम कि इस पूरे एरिया के थ्रू एक क्या पास कर रही है? एक यूनिफॉर्म फील्ड पास कर रही है, वेयर दैट फील्ड इज गिवन बाय बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2r। क्या ये समझ में आ रहा है? और अंदर तो दिखाया मैंने ऑब्वियसली राइट हैंड थंब रूल से इनसाइड। ऑब्वियसली सेंटर की फील्ड होती है म्यू नॉट आई बाय 2r, पर क्योंकि ये लूप इतना ही छोटा है, आई कैन अज्यूम कि वो ऑलमोस्ट सारा सेंटर पे पड़ा हुआ है, जहां पे फील्ड कितनी है? म्यू नॉट आई अपॉन 2r। और r ऑब्वियसली रेडियस किसका लगेगा? बाहर वाले का, म्यू नॉट आई अपॉन 2b। अब मैं तुमसे पूछूं कि फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस अदर लूप, जो अंदर वाले को सेकेंडरी ले रहा हूं, ठीक है, बाहर को प्राइमरी मान रहा हूं, इसको सेकेंडरी ले रहा हूं, तो सेकेंडरी के थ्रू फ्लक्स निकालना पड़ेगा, दैट इज बी इंटू एरिया। बी इज म्यू नॉट आई अपॉन 2b, म्यू नॉट आई अपॉन 2b इंटू एरिया ऑफ द सेकेंडरी लूप, दैट इज पाई आर स्क्वायर, दैट इज पाई ए स्क्वायर। हमको पता है कि फ्लक्स इज इक्वल टू एम इंटू आई। तो बस आई को छोड़ दो, जो बाकी चीज बचेगी वो क्या काम कर रही है? वो एम का काम कर रही है। मतलब एम इज सिंपली इक्वल टू म्यू नॉट पाई ए स्क्वायर अपॉन 2b। ये आंसर आ गया। अगर तुम दूसरे तरीके से सोचते ना, इसको इसमें से करंट फ्लो करवा के उसका फ्लक्स तुम कभी निकाल ही ना पाते। क्योंकि क्या तुमको इसके चलते यहां फील्ड पता है? क्या यहां फील्ड पता है? क्या यहां फील्ड पता है? क्या अलग अलग पॉइंट्स पे फील्ड पता है? नहीं पता। और वो यूनिफॉर्म भी नहीं होने वाली है, तो वो बहुत मुश्किल है कैलकुलेट करना। तो आसान तरीका क्या था हमारे लिए? इसमें से करंट लेके यहां पे निकाल लो। और अगेन
अगर इसका अच्छा खासा एरिया, अगर ये कंडीशन ना दी जाती तो मैं कभी भी इस एरिया में कांस्टेंट फील्ड नहीं ले पाता। वो सिर्फ इसलिए ले पा रहा हूं बिकॉज दैट इंटायर एरिया इज नियर द सेंटर। कंसेप्ट समझ में आ गया सबको? अब ऐसा ही क्वेश्चन तुम खुद करके दोगे मुझे, फिर तुमको अच्छे से कॉन्फिडेंस आ जाएगा। करोगे खुद से? चलो ये क्वेश्चन खुद से करके देखो। नोट कर लिया कि टर्न करूं? कर लिया नोट? ये क्वेश्चन खुद से ट्राई करो। बस जो चीज मैंने सर्कल दी थी ना, अब मैं तुमको स्क्वायर कर रहा हूं उसी चीज को, कि एक बड़े स्क्वायर में उसके बिल्कुल सेंटर पे एक छोटा सा स्क्वायर पड़ा हुआ है। अगेन इट इज वेरी वेरी स्मॉल, दिखे चाहे ना दिखे स्मॉल, पर वो है वो स्मॉल। इसकी जो साइड लेंथ है दैट इज इक्वल टू ए, इसकी जो साइड लेंथ है दैट इज इक्वल टू बी। स्क्वायर्स हैं दोनों के दोनों। फाइंड म्यूचुअल इंडक्टेंस। हुआ? ठीक है, कैसे करना है? सबसे पहले तुमको पता चल गया होगा किसमें करंट तुमको अज्यूम करना है, किसमें लेना है। और बहुत शुरू में हमने ये क्वेश्चन आई थिंक हमने किया भी था, इफ यू रिमेंबर। कैसे करते थे हम लोग इस क्वेश्चन को, कि लूप एक स्क्वायर के कारण सेंटर पे जब हम फील्ड निकाला करते थे, बहुत शुरू शुरू में किया था आई गेस। किया था ऐसा कुछ? मतलब इसमें नहीं किया था, ऑब्वियसली मैग्नेटिज्म चैप्टर पे किया था। हाँ, तो मैं यहाँ कहाँ ढूंढ रहा हूँ। तो हमने मैग्नेटिज्म चैप्टर में हमने देखा ही था कैसे निकालना होता है ना। तो क्या करते होते हैं कि किसी एक वायर के कारण निकाल लेते हैं, कि मान लो इस वायर के कारण सेंटर पे निकाल लेंगे हम लोग। ये कितने डिस्टेंस के ऊपर है? b/2 के ऊपर। और उसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, बिकॉज चारों की फील्ड एड अप होती जाएगी ना। फील्ड विल एड अप एड अप एड अप एड अप, सारे अंदर की डायरेक्शन में एड अप होती जाएंगी। सो एक के कारण आएगा म्यू नॉट आई अपॉन 2πr, वेयर r इज इक्वल टू b/2। फॉर्मूला में याद करा देता हूं, म्यू नॉट आई बाई 2πr cos अल्फा प्लस cos बीटा बाय 2। नाउ जब तुम ये इनको जो इसको ज्वाइन करोगे, ये कितना आएगा? 45, क्योंकि स्क्वायर है, स्क्वायर 90 का आधा 45। तो cos 45 प्लस cos 45 अपॉन 2, और इसको 4 से मल्टीप्लाई करके मेरे पास टोटल फील्ड आ जाएगी। क्या ये समझ में आ जाएगा? तो 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। cos 40 बेसिकली 1/√2, तो 2√2 आ जाना चाहिए। तो b इज इक्वल टू 2√2 म्यू नॉट आई अपॉन 5।
आई थिंक यहां तक तो हो गया होगा। नेक्स्ट स्टेप इज एरिया से मल्टीप्लाई कर दोगे छोटे एरिया से, तो तुम्हारे पास फ्लक्स थ्रू द सेकेंडरी लूप आ जाएगा, क्योंकि अंदर वाले को सेकेंडरी लिया हमने। फ्लक्स इज इक्वल टू बी इंटू एरिया, दैट इज 2√2 इंटू म्यू नॉट इंटू आई अपॉन पाई बी, और एरिया ऑफ स्क्वायर कितना होगा यहाँ पे, ए स्क्वायर। तो बस आई को छोड़ दो, आई को छोड़ के जो बाकी चीज है वो किसका काम कर रही है, दैट इज म्यूचुअल इंडक्शन। एम इज इक्वल टू 2√2 म्यू नॉट ए स्क्वायर अपॉन पाई बी। समझ में आता है? अगला क्वेश्चन देखें। चलो ये क्वेश्चन बताओ जल्दी से। अब देखना यहां पे मेरे पास ना एक इन्फिनाइट वायर है और उसके पास में एक स्क्वायर लूप रखा हुआ है। शायद तुमको फ्लक्स याद ही होगा, इसका एक्सप्रेशन मैंने याद करवाया था। इसकी लेंथ एल है, ये बी है, ये ए है, और इसमें एक आई अमाउंट ऑफ करंट फ्लो हो रहा है, इन्फिनाइट वायर है। अब अगेन, अच्छा इसमें आई अभी फ्लो नहीं हो रहा, अभी तो तुमको सबसे पहले चूज करना है कि किसको सेकेंडरी लेना है किसको प्राइमरी। तुमको म्यूचुअल इंडक्टेंस सिस्टम की फाइंड करनी है। अब यहां पे तुम्हारे पास ऑप्शन नहीं है, पिछले बार तो ऑप्शन था कि किसमें फ्लक्स देखें, यहां पे तो इसके लिए तो फ्लक्स डिफाइंड ही नहीं है। फ्लक्स डिफाइंड किसके लिए, ओनली फॉर क्लोज्ड फिगर, इसके लिए। अब यहां पे चॉइस नहीं है, तुमको मैं पूछूं कि एम निकाल के देना है, तुमको एक ही काम करना पड़ेगा, करंट को इसमें फ्लो करवाओ और इसके चलते फ्लक्स इसमें कैलकुलेट करो। और ये तो हम बहुत शुरू में ही पहले दूसरे दिन ही हमने इसका याद कर लिया था। फ्लक्स का एक्सप्रेशन कितना होता था, म्यू नॉट आई एल बाय 2 पाई एल एन ए प्लस बी बाय ए। तो अगेन वेरी वेरी सिंपल कि आई को छोड़ दो और बाकी सारा किसका काम कर रहा है, एम। ठीक हो गया? आखिरी क्वेश्चन करोगे? आगे बढ़े। अब मेरे पास ना कॉइल के अंदर कॉइल है, सोलिनॉइड के अंदर सोलिनॉइड है बेसिकली। तो मेरे पास एक सोलिनॉइड है एंड दिस इज इनफाइनाइट सोलिनॉइड, जिसके टर्न्स पर यूनिट लेंथ जो है वो एन दे रखे, स्मॉल एन। और अगर इन लेंथ तो इन्फिनाइट है, फिर भी लेना चाहो तुम एल ले लो और कैपिटल एन टर्न्स ले लो, विच आर गोइंग टू बी लॉट्स ऑफ टर्न्स, लेंथ भी बहुत लॉन्ग है। तो एन इज नंबर ऑफ ये इन्फिनिट सोलिनॉइड विद एन टर्न्स पर यूनिट लेंथ। ठीक है जी, एन सबको पता है इसमें। अब इसके अंदर एक फाइनाइट सोलिनॉइड है, इसके अंदर एक सोलिनॉइड है विच इज फाइनाइट, वो इन्फिनाइट नहीं है, वो फाइनाइट है। और इसका एरिया हमको दे रखा है A2, और जो क्रॉस सेक्शनल एरिया, और जो बाहर वाला है इसका जो एरिया है जो इन्फिनाइट का, वो A1 दे रखा है। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स जो इनसाइड वाला है इसके हमको n दे रखे हैं। लेंथ की रिक्वायरमेंट पड़ेगी तो l ले लेंगे, अभी के लिए इतना छोड़। तो हमको अगेन इस पेयर के लिए म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालनी है। तो सबसे पहले सोचो किसमें करंट लोगे, किसको प्राइमरी लोगे किसको सेकेंडरी लोगे। तो सबको समझ में आ रहा है कि आउटर वाले को क्या लेना चाहिए, प्राइमरी। तो इसमें आई करंट फ्लो करवा दो। इस आई फ्लो करने से इसके अंदर एक क्या बन जाएगी, एक यूनिफॉर्म फील्ड बन जाएगी। और वो यूनिफॉर्म फील्ड का मैग्नीट्यूड सबको पता ही है, कितना मैग्नीट्यूड होता है, बी। बी इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई एन, यही होता है ना म्यू नॉट आई एन। और अगर मैं तुमको बोलता हूं कि फ्लक्स कितना पास हो रहा है इस येलो येलो वाले में से, तो फ्लक्स तुम बोलोगे सर देखो एक सर्कल के थ्रू तो बी इंटू एरिया पास होना चाहिए, एरिया ऑब्वियसली A2, बी इंटू एरिया पास होना चाहिए। लेकिन कितने लूप्स लिए हमने, n, तो n से मल्टीप्लाई करोगे तो टोटल फ्लक्स आ जाएगा। ठीक हो गया? समझ में आ रहा है ना सब कोई चीज? मैं इसको ना N2 ले लेता हूं ताकि तुमको समझ में आए कि जिसको सेकेंडरी ले रहे हैं उसके टर्न्स लिखे हैं मैंने यहाँ पे, N2। ठीक है, सो बस इसको सॉल्व कर दो। N2 इंटू बी की वैल्यू पुट कर दो, म्यू नॉट इंटू आई एन, और इसको A2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आ गया 5। आई को छोड़ के बाकी जो भी बचा
वो क्या बन जाएगा तुम्हारे लिए, म्यूचुअल इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्टेंस एम। ठीक हो गया। सो एम कम्स आउट टू बी इक्वल टू म्यू नॉट N2 इंटू N इंटू A2। ओके। और अगर तुम इसको, इसके नंबर ऑफ लूप्स को n लेना चाहते हो, विच आर गोइंग टू बी लॉट्स ऑफ लूप्स, ऑब्वियसली इन्फिनाइट है, लेंथ को अगर l लेना चाहते हो, n1 ले लो, इसको n1 और इसकी लेंथ l ले लो, तो यू कैन ऑल्सो से l1 ले लो था इसकी लेंथ भी, यू कैन ऑल्सो से दिस n इज इक्वल टू n1 अपॉन l1, दैट इज म्यू नॉट इंटू n2 n1 अपॉन l1 इंटू A2। ये भी बना सकते हो म्यूचुअल इंडक्टेंस फॉर दिस सिस्टम। समझ में आ रहा है? ठीक है, अगला टॉपिक बनाओ। LC oscillations। ठीक है, LC oscillations, डबल एस कर देना इसको। Now what is this topic? Let's try to understand. When I say LC, L का मतलब हो गया इंडक्टर, C का मतलब हो गया कैपेसिटर। जैसे अभी हम लोग पिछले क्लास में हमने चार्जिंग डिस्चार्जिंग पढ़ी, वो था LR सर्किट, L और R था उसमें, है ना। चार्जिंग में क्या था, इंडक्टर, रेजिस्टर और बैटरी भी थी साथ में, LR सर्किट था। डिस्चार्जिंग के वक्त अगेन L था, R था, चलो बैटरी नहीं थी, अगेन LR सर्किट था। ये क्या सर्किट है हमारा, LC। LC में हम लोग एक L रखेंगे, एक C रखेंगे। अभी बनाना स्टार्ट मत करना, मैं स्टार्ट कर रहा हूं। इधर देखो, तो व्हेन आई से LC, अब इसमें ना क्या क्या होगा कि मान लो मेरे पास यहाँ पे इंडक्टर है, प्लीज तुम लोग मत बनाना, मैं पहले बता रहा हूं कि मेरे पास यहाँ पे एक इंडक्टर है, ठीक है। पहले ना मैं इसको एक बैटरी का यूज करके, चलो एक रेजिस्टर के थ्रू इसको चार्ज करूंगा। व्हेन आई से चार्ज करूंगा मतलब इसके थ्रू एक अच्छा खासा करंट फ्लो करवा लूंगा। ठीक हो गया। तो मान लो ये ई बैटरी लगाई, आर एक रेजिस्टेंस लगा ली, एल इसकी इंडक्टेंस है, तो शुरू में तो जीरो करंट होगा और बढ़ता 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 इसमें एक अच्छा खासा करंट बन जाएगा, विच विल बी इक्वल टू ई अपॉन आर। इनफाइनाइट स्टेज पे जाके, मतलब स्टेडी स्टेट पे ई अपॉन आर करंट, मैक्सिमम करंट आ जाएगा। मैं फिर एकदम से ना यहाँ पे स्विच लगा रखा होगा, इसको खोल दूंगा और इस सिस्टम को हटा के इस इंडक्टर को एकदम से किससे कनेक्ट कर दूंगा, कैपेसिटर से। मतलब मैं एक अनचार्ज कैपेसिटर से इसको कनेक्ट कर दूंगा, और ये स्टेज एक ऐसी स्टेज होगी जब हमारा कैपेसिटर तो है अनचार्ज, सी कैपेसिटेंस का कैपेसिटर है, इसके अंदर कोई भी चार्ज नहीं है, लेकिन हमारे इस सर्किट में ऑलरेडी करंट कितना फ्लो कर रहा होगा, ई अपॉन आर। मैं ई अपॉन आर को ले लेता हूं कुछ आई नॉट करंट। ठीक हो गया। अब जैसे ही मैंने इसको कैपेसिटर से कनेक्ट कर दिया, अब आगे की कहानी थोड़ा सोच के देखो क्या होनी चाहिए। क्या हमारा करंट इतना ही कॉन्स्टेंटली फ्लो होते जाना चाहिए, नंबर वन। क्या हमारा करंट कम होते जाना चाहिए, क्या हमारा करंट बढ़ते जाना चाहिए, व्हाट डू यू थिंक, क्या होना चाहिए? हाँ जी, डिक्रीज होगा, क्यों? देखो ये दोनों एंटी लोग हैं ना। कैपेसिटर क्या बोलता है कि स्टेडी स्टेट में क्या करना है, करंट नहीं होना चाहिए। इंडक्टर क्या बोलता है, करंट मैक्सिमम होना चाहिए। दोनों एक दूसरे के उल्टा है। चलो एनीवेज, वो तो सेपरेट इशू है। व्हाट वी आर ट्राइंग टू डिस्कस इज कि इसमें अगर ऑलरेडी करंट फ्लो कर रहा है, तो अब ये करंट क्या होगा, रीजन क्या है?
एग्जैक्टली अब यहां पे क्या होने वाला है कि धीरे धीरे ये कैपेसिटर जो है ना, ये जो कैपेसिटर है, जैसे जैसे यहां से करंट, देखो एकदम से करंट जीरो तो नहीं हो सकता, क्योंकि इंडक्टर ये बोलता है कि मैं करंट को जीरो कर भी दूंगा ना तो मैं धीरे धीरे करूंगा, एकदम से नहीं करने दूंगा। तो अब ना ये करंट फ्लो करता रहेगा। अब अच्छा, अभी फिलहाल सारी एनर्जी किसके पास है? इंडक्टर के पास। इंडक्टर की एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ एल आई स्क्वायर, मतलब हाफ एल आई नॉट स्क्वायर। यहां पे कैपेसिटर की एनर्जी का फॉर्मूला होता है क्यू स्क्वायर बाई टू सी। कैपेसिटर के पास चार्ज कितना है? जीरो। और हम ना ये अज्यूम करके चल रहे हैं कि ऑब्वियसली दिस इज जस्ट एन एजम्पशन कि पूरे सर्किट में कोई रेजिस्टेंस नहीं है, ऑल्दो वायर्स में रेजिस्टेंस तो होती है, हीट लॉस होता है, पर मैं मान के क्या चलूंगा, यहाँ पे हीट लॉस नहीं हो रहा। तो जो सारी की सारी एनर्जी है वो इसके पास जो है वो सिस्टम के पास मेंटेन होगी, कि ये दोनों आपस में शेयर करते रहेंगे। इनिशियली 100 जूल इसके पास है, टोटल सारी एनर्जी एग्जांपल ले रहा हूं, तो ये जो 100 है थोड़ी शायद इसको मिलनी स्टार्ट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि अब यहां से जो करंट फ्लो हो रहा है, करंट के कारण अब ये वाली प्लेट क्या बनने लग जाएगी? पॉजिटिवली चार्ज प्लेट बनने लग जाएगी। क्या ये चीज समझ में आ गई? और अगर ये चार्ज इसके ऊपर आने लग गया, इस कैपेसिटर के ऊपर, तो इसके अंदर एक एनर्जी आएगी, और वो एनर्जी कहां से लेगा? इंडक्टर से लेगा। और इंडक्टर से एनर्जी अगर लेनी है तो इंडक्टर की एनर्जी को कम करना पड़ेगा। कम करने के लिए करंट को क्या करना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा। हाफ एल आई स्क्वायर को कम करना है। तो धीरे धीरे हमारा ये इंडक्टर जो है, ऐसा समझ लो कि डिस्चार्ज होने लग जाएगा, मतलब इसकी एनर्जी कम होने लग जाएगी, और हमारा कैपेसिटर चार्ज हो। कि अगर इसके पास 100 जूल एनर्जी थी तो 100 की ये 90 हो जाएगी, ये 10 हो जाएगी, 80 हो जाएगी, 20 हो जाएगी, फिर इसकी 30, फिर इसकी 40, 50, 60, 70, 80, और करते 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 ये हमारा फुल्ली चार्ज हो जाएगा, मतलब मैक्सिमम चार्ज आ जाएगा इसके पास, 100 जूल एनर्जी आ जाएगी, और इंडक्टर के अंदर क्या हो जाएगी? जीरो एनर्जी, मतलब करंट क्या हो जाएगा? जीरो। तो अब ये करंट घटते घटते जीरो होने वाला। ठीक हो गया? तो इसको ना, इस डायग्राम को मैं अगले पे दिखा देता हूं। तो अभी के लिए मैं इतना लिख देता हूं कि ये मेरी इनिशियल स्टेज है, t इज इक्वल टू जीरो। ये t इज इक्वल टू जीरो के ऊपर आई नॉट, और मैं आई नॉट को चेंज करके यहाँ पे आई मैक्सिमम लिख रहा हूं। क्यों लिख रहा हूं आई मैक्सिमम? क्योंकि मुझे पता है ये मैक्सिमम करंट है, इससे ज्यादा करंट नहीं हो सकता, करंट अब कम होगा यहां से, तो आई मैक्स लिख रहा हूं। तो थोड़ी देर के बाद, जस्ट थोड़ी देर के बाद, हमारा जो कैपेसिटर है इसके ऊपर चार्ज आना स्टार्ट हो जाएगा, और जो हमारा इंडक्टर है इसके अंदर जो करंट है वो कम होना स्टार्ट हो जाएगा। तो मतलब यहां से अगर आई करंट पास हो रहा है तो आई इज व्हाट? डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग? इट्स अ डिक्रीजिंग क्वांटिटी। समझ में आ रहा है? और कैपेसिटर के ऊपर अब थोड़ा सा चार्ज आ चुका है, ये एक पॉजिटिव प्लेट बन गई है, ये नेगेटिव प्लेट बन गई है, और मान लेते हैं कि इसके ऊपर जो चार्ज आ चुका है दिस इज सर्टेन, कुछ क्यू चार्ज आ चुका है। क्या समझ में आ गया? किसी को यहां तक कुछ भी पूछना है? तो ये मेरी सबसे पहले स्टार्ट हो चुका है, यहां से मेरा ग्राफ यहां पहुंच चुका है कुछ सर्टेन टाइम टी के ऊपर। अच्छा, अब ये आई कम होते 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 कितना हो जाएगा? ये करंट जीरो। ये आई हमारा यहां पे जीरो करंट हो जाएगा, तो मैं इसको लिख देता हूं, आई इज इक्वल टू जीरो। और इस वक्त पे हमारा कैपेसिटर के पास जो चार्ज आ चुका होगा उसको मुझे क्या नाम दे देना चाहिए? क्यू मैक्स बोल देना चाहिए, कि मैक्सिमम पॉसिबल चार्ज जितना आ सकता था वो आ चुका है इसके ऊपर। क्या ये समझ में आ गया? किसी को यहां पे कुछ भी डाउट पूछना है? आगे सोचें, आगे सोचते हैं आगे क्या होगा। कोई आगे की इस कहानी एक्सप्लेन करेगा? मतलब आगे मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या ये अपने पास अब क्यू मैक्स को रख के बैठ जाएगा, और बस क्यू मैक्स आ गया, मतलब ये पूरा डिस्चार्ज हो गया, ये पूरा चार्ज हो गया, क्या हमारी कहानी खत्म हो गई है? अब बताओ कहानी खत्म हो गई है या नहीं हुई? अगर नहीं हुई है तो क्यों नहीं हुई है? प्रूफ करो मुझे। नहीं खत्म हुई सर, अभी तो और भी होगा कुछ। अब क्या होगा कि कैपेसिटर के अक्रॉस एक पोटेंशियल डिफरेंस आ गया,
विच इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज इक्वल टू क्यू मैक्स अपॉन सी, एक्सपोनेंशियल डिफरेंस आ गया। और मैं बोल दूं कि अब करंट रुक गया, जीरो हो गया। करंट रुकने का मतलब करंट जीरो से चेंज ही नहीं हो रहा, और करंट अगर चेंज नहीं होगा, ईएमएफ अक्रॉस इंडक्टर का फॉर्मूला क्या था, एल डी आई बाई डी टी माइनस एल डी आई बाई डी टी। तो डी आई बाई डी टी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि करंट चेंज होना बंद हो गया। अगर इसके अक्रॉस ईएमएफ जीरो हो गई, इसके अक्रॉस ईएमएफ क्यू मैक्स बाई सी हो गई, तो केवीएल कैसे सेटिस्फाई होगा। सर क्लोज सर्किट में कुछ भी हो जाए, पर एक लॉ ऐसा है जो कभी फेल नहीं होना चाहिए, केवीएल। दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम होना चाहिए, तभी जाके प्लस करके माइनस या माइनस करके प्लस तभी कैंसिल होगा। तो अगर यहां पोटेंशियल डिफरेंस है तो यहां पे भी तो उतना ही होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, तभी तो जाके कैंसिल होगा। और यहां अगर पोटेंशियल डिफरेंस होना है तो करंट तो चेंज करना पड़ेगा, करंट रुक तो सकता नहीं एक जगह पे जाके। तो करंट हमारा इसमें फिर फ्लो करना स्टार्ट करेगा, और करंट इस बार फ्लो कैसे करेगा, ऑब्वियसली पॉजिटिव टू नेगेटिव, मतलब करंट की डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी। पहले ऐसे जा रहा था, ऐसे बढ़ते 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 सॉरी घटते 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 करंट जीरो हुआ। अब हमारा उल्टा डायरेक्शन में करंट फिर से बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, जीरो से स्टार्ट करके ग्रो करेगा करंट। एंड ग्रो करने का भी कारण है, सोचते हैं क्यों। एक तो पता है अब जीरो से स्टार्ट होगा तो ग्रो ही करेगा, और क्या करेगा ना, बट फिर भी और लॉजिकल सोचो। कैपेसिटर की अब एनर्जी कम होने लग जाएगी कि नहीं लग जाएगी, मतलब कैपेसिटर डिस्चार्ज करेगा ना अब, और कैपेसिटर की एनर्जी किसके पास जा रही है, इंडक्टर के पास। इंडक्टर की एनर्जी कैसे बढ़ेगी, क्या बढ़ाना पड़ेगा तुमको, करंट बढ़ाना पड़ेगा। तो ऑब्वियसली हमारा इस सर्किट में जो करंट है वो बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। तो आई विल कीप इंक्रीजिंग नाउ। आई जो जीरो हो गया था, आई अब फिर से आ जाएगा, और एक आई कैसा होगा, इंक्रीजिंग करंट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। अभी चार्ज है इसके पास, लेकिन अब ये बढ़ते 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 करंट फिर से क्या हो जाएगा, अब मैक्सिमम करंट हो जाएगा। और मैक्सिमम जब करंट हो जाएगा तो उस कैपेसिटर पे चार्ज कितना रह जाएगा, जीरो। तो Q जीरो हो चुका है, और करंट हमारा फिर से क्या हो चुका है, मैक्सिमम। समझ में आ गया। तो देखा जाए ना, हम शुरू वाली स्टेज पे दोबारा से पहुंच गए, बस द ओनली डिफरेंस इज कि करंट की डायरेक्शन उल्टी है। तब मैक्सिमम ऐसे था, अब मैक्सिमम ऐसे है। ठीक है, अब सारी चीजें उल्टी बस रिपीट ही होनी है, बस उल्टी होती जाएंगी। अब क्या होगा, देखो क्या होगा। यहां से क्या हुआ था, फिर हमारा आई मैक्स फिर डिक्रीज होना स्टार्ट हो गया था, यहां पे भी डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा, बट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ कोर्स। आई विल बी अ डिक्रीजिंग क्वांटिटी। ठीक है जी, और डिक्रीज होते हो हाँ जी, क्या बोल रहे हो। हाँ मैक्सिमम है ना, तो करंट तो भी कम हो रहा है ना, इसी डायरेक्शन में कम, फिर जीरो तक जाएगा फिर से, तो डिक्रीज होता जाएगा। डिक्रीज होता जाएगा तो मतलब करंट फ्लो तो इधर ही करेगा, लेकिन और इस पे फिर अब पॉजिटिव ये प्लेट बनने लग जाएगी। समझ में आ गया। एंड फिर से अब घटते 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 फिर से करंट कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा करंट, जीरो। करंट विल अगेन बिकम जीरो इन द सर्किट। और जब करंट जीरो हो जाएगा तो इंडक्टर की जो सारी एनर्जी खत्म होकर किसके पास चली जाएगी, कैपेसिटर के पास। तो फिर से Q मैक्स आ जाएगा, बट अगेन ऑब्वियसली दिस विल बी पॉजिटिव। आई होप ये समझ में आ गया। अब हम यहां पहुंच गए बेसिकली फिर से आई जीरो पे। अब आई जीरो से अब फिर से करंट क्या होने लग जाएगा, बढ़ने लगेगा, क्योंकि अब कैपेसिटर डिस्चार्ज होना स्टार्ट होगा, कैपेसिटर पॉजिटिव से नेगेटिव ऐसे चार्ज भेजना स्टार्ट कर देगा। अब करंट फिर से इधर से फ्लो करेगा, बट दिस टाइम करंट विल बी एन इंक्रीजिंग क्वांटिटी, और इंक्रीज करते करते फिर से हमारा करंट क्या हो जाएगा, मैक्सिमम करंट हो चुका है। तो दिस इज द
इंटायर सिचुएशन। तो अब हमारा एक लूप पूरा हो गया, बस ऐसे लूप में चलता जाएगा, कभी कैपेसिटर के पास मैक्सिमम, कभी इंडक्टर के पास मैक्सिमम एनर्जी। सोच रहे हो, एक साइकिल में ना चार्ज को दो बार मैक्सिमम होने का मौका मिला, एक बार यहां पे मैक्सिमम हुआ, फिर एक बार क्यू मैक्सिमम यहां पे जाके हुआ। बस फर्क क्या था, एक बार राइट वाली प्लेट पॉजिटिव थी, एक बार लेफ्ट वाली प्लेट पॉजिटिव थी। समझ में आ गया? तो इसको, ये एक पूरे साइकिल में जितना टाइम लगता है उसको हम बोलते हैं टाइम पीरियड। अब ध्यान से देखना, अगर ये t इज इक्वल टू 0 है तो ये वाला जो स्टेप आने में लगता है टाइम बाय 4, t बाय 4। इस यहां तक पहुंचने में लगा t इज इक्वल टू t बाय 2, आधा साइकिल, यहां पे आधा साइकिल पूरा हो गया है ना, यहां तक आधा साइकिल, फिर आधा साइकिल, तो ये हो गया t इज इक्वल टू 3t बाय 4। एंड ऑब्वियसली यहां पूरा साइकिल पूरा हो गया, फिर से t इज इक्वल टू t भी हमारा यही है। तो दिस इज वन साइकिल ऑफ एलसी ऑसिलेशन। ऑसिलेशन इसलिए क्योंकि हमारा चार्ज ऑसिलेट करते जा रहा है, कभी बढ़ा कभी कम हुआ, बढ़ा कम हुआ, और एक होते ही जा रहा है। एंड प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, हमने रेजिस्टेंस इन द सर्किट को अज्यूम करके चला है कि 0 है, मतलब एनर्जी लॉस नहीं हो रहा, वरना क्यू मैक्स दोबारा कभी पहुंच ही नहीं पाओ, क्यू मैक्स की वैल्यू घटती जाएगी एनर्जी जब लॉस होती जाएगी, इवन आई मैक्स भी हमारा घटता जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। अभी मैं ना ये देखना चाहता हूं कि चार्ज टाइम के साथ कैसे वेरी कर रहा है कैपेसिटर पे। अब पता है कभी बढ़ेगा कभी कम होगा, कभी बढ़ेगा कभी कम होगा, मैं वो देखना चाहता हूं कैसे वो चेंज हो रहा है। ठीक है, अब थोड़ा ना इंपॉर्टेंट रहेगा, थोड़ा सा ध्यान रखना अब यहाँ पे समझना ढंग से। इधर देखो, तो अब ना हम लोग केवीएल लगाएंगे। केवीएल तुम चाहे यहां लगा लो एक जनरल टाइम टी के ऊपर, जब कोई बीच, जब चार्ज भी है, जब करंट भी है, एक बीच के टाइम पे, चाहे यहां लगा लो, चाहे यहां लगा लो, चाहे यहां लगा लो, चाहे यहां लगा लो, जहां मर्जी लगा लो। मैं काम कर रहा हूं, मैं यहां पे केवीएल लगा। ठीक है, अब केवीएल देखना। अब पहले तो मुझे बता दो कि करंट हमारा डिक्रीज कर रहा है इसकी तरफ। अगर डिक्रीज करेगा, दोनों में से कौन सा नेगेटिव कौन सा पॉजिटिव होगा? लेफ्ट नेगेटिव होगा, राइट पॉजिटिव होगा, ताकि करंट को प्रमोट किया जाए, लेंज लॉ। अब देखना, माइनस क्यू बाई सी, ये सी कैपेसिटर है तो माइनस क्यू बाई सी, ठीक है, प्लस एल डी आई बाई डी टी। लेकिन वो ध्यान रखना है किस में डालते हैं हम लोग, मॉड में डालते हैं, दिस इज इक्वल टू 0। एंड बी वेरी केयरफुल, ये डिक्रीजिंग वाला केस है, तो जब डिक्रीजिंग वाला केस होगा तो डी आई बाई डी टी क्या होगा, नेगेटिव। तो अगर मुझे मॉड को हटाना है तो अपनी तरफ से एक माइनस साइन इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, तो माइनस क्यू अपॉन सी माइनस एल डी आई बाई डी टी इज गोइंग टू बी इक्वल टू 0। समझ में आया? और आई कैन से कि जो डी आई बाई डी टी है, दिस कम्स आउट टू बी इक्वल टू माइनस क्यू अपॉन एल सी। ठीक हो गया? और आई क्या होता है? आई क्या होता है? आई होता है डी क्यू बाई डी टी, होता है कि नहीं होता? आई इज नथिंग बट डी क्यू बाई डी टी। मैं तुमको बोलूंगा डी बाई डी टी ऑफ डी क्यू बाई डी टी कर दो, तो क्या बन जाएगा, डी स्क्वायर क्यू बाई डी टी स्क्वायर, डबल डिफरेंशिएशन ऑफ चार्ज, ये बन गया। तो डी स्क्वायर क्यू बाई डी टी स्क्वायर मेरे पास माइनस क्यू बाई एल सी आ चुका है। क्या इतनी बात क्लियर हो गई सबको?
ठीक है, अब मैं ना अगले पेज पे चलता हूं, अब मैं सारी कैलकुलेशन करके दिखाऊंगा। मैं यहां से स्टार्ट करूंगा, दैट इज डी स्क्वायर क्यू अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस क्यू अपॉन एल सी। हमने ना ये इक्वेशन देखी दिखाई इक्वेशन है, याद कराता हूं कहां पे, शायद तुम लोगों को एक चीज याद होगी, एसएचएम में हमने पढ़ा था एक्सएचएम तब होता है जब हमारा a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर, जब एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x होती है। और एक्सेलरेशन को हम कैसे लिखते हैं, डी स्क्वायर एक्स बाय डी टी स्क्वायर। मतलब यहां पे हमारा जो पार्टिकल है उसकी जो पोजीशन होती थी वो ऑसिलेट करती थी, एसएचएम परफॉर्म करता था पार्टिकल। अब अगर मैं x की जगह पे दोनों जगह क्यू क्यू लिख दूं, क्या बनेगा, डी स्क्वायर क्यू बाई डी टी स्क्वायर इजकल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर क्यू। तो चार्ज क्या परफॉर्म कर रहा होगा यहां पे, एसएचएम। तो यहां चार्ज एक्चुअली क्या परफॉर्म कर रहा है, एसएचएम। तो चार्ज जो है ना, जो बढ़ रहा है और चार्ज कम हो रहा है कैपेसिटर के ऊपर एज पर द एसएचएम की इक्वेशन से हो रहा है। ठीक हो गया, वेयर ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, 1 बाय एलसी के बराबर है। इसको ध्यान से देखो, डी स्क्वायर, इसको कंपेयर करेंगे, डी स्क्वायर बाय डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर क्यू। तो ओमेगा स्क्वायर किसका काम कर रहा है, 1 अपॉन एलसी का। और इन अदर वर्ड्स मैं तुमसे पूछूं कि ओमेगा की वैल्यू कितनी होती है, 1 अपॉन रूट एलसी। ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाय एलसी, ओमेगा इज इक्वल टू 1 बाय रूट एलसी। तो जो हम अभी डिस्कस कर रहे थे ना कि टाइम पीरियड कितना होगा इस एसएचएम का, इस पूरे ऑसिलेशन, एक ऑसिलेशन का, तो उसका आंसर ये है कि टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन ओमेगा, और ओमेगा की वैल्यू 1 बाय रूट एलसी, सो दैट इज 2 पाई। और फ्रीक्वेंसी पूछी जाएगी तो 1 अपॉन टाइम पीरियड करके निकाल दोगे, वो तुमको पता ही है। ठीक हो गया, सही है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कई बार क्वेश्चन ऐसे आ जाएगा कि तुमको एल दे देंगे, सी दे देंगे, पूछेंगे कि जीरो चार्ज से मैक्सिमम चार्ज पे आने में कितना टाइम लगेगा, तुम बोलोगे कि t/4 लगेगा, तो पहले तुम t निकाल लेना, बस इसमें l डाल दो, c डाल दो, टाइम पीरियड आ गया, 4 से डिवाइड करके तुम्हारे पास ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन यहां से पूछे जा सकते हैं, या पूरा टाइम पीरियड भी पूछा जा सकता है। और Q का फंक्शन क्या होगा, आई थिंक तुमको याद होगा, एसएचएम में लिखते थे हम लोग, ध्यान से देखो, इसको सॉल्व करके एसएचएम की इक्वेशन बनती थी x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस फाई नॉट। नाउ ये a क्या होता था, एम्पलीट्यूड या फिर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x, और ये फाई नॉट क्या होता था, इनिशियल फेज, फेज कांस्टेंट, याद है। ये क्या बताता था कि पार्टिकल शुरू कहां से कर रहा है अपना मोशन। अगर पार्टिकल सेंटर से स्टार्ट करता था अपना मोशन और राइट जा रहा होता था, फेज कितना होता था, 0। राइट से स्टार्ट करता था π/2, सेंटर से स्टार्ट करता था, लेफ्ट जा रहा होता था पाई, लेफ्ट से स्टार्ट करता था 3π/2, और सेंटर से फिर से स्टार्ट करता था तो 0 बोल लो या 2π भी बोल सकते, ये होता था। यही चीज यहां पे होगी, ध्यान से देखना कि यहां पे हम लिखेंगे Q इज इक्वल टू, बिल्कुल x की जगह पे Q आ जाएगा, और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x को a लेते थे, मैक्सिमम वैल्यू Q को मैंने क्या लिखा था, Q मैक्स इंटू साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। ठीक है, ओमेगा की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 1/रूट। फाई नॉट कैसे निकालोगे, फाई नॉट, यहां पे फाई नॉट का मतलब क्या था कि स्टार्ट पार्टिकल कहां से कर रहा है, और यहां फाई नॉट का मतलब होगा कि पार्टिकल के पास शुरू में चार्ज कितना है। हमने इस केस, इस पर्टिकुलर एग्जांपल में शुरू में चार्ज कितना लेके चला था, 0 लेके चला। तो मतलब मेरे पास शुरू में, ओनली फॉर द केस ऑन द लास्ट स्लाइड, इफ एट t इज इक्वल टू 0 हम Q को 0 लेके चल रहे हैं, इफ एट t इज इक्वल टू 0 Q इज इक्वल टू 0, तो t 0 पे Q 0 कर दोगे तो फाई नॉट भी कितना हो जाएगा, 0। तो इक्वेशन हमारे पास सिंपल ये रह जाएगी, Q इज इक्वल टू a साइन, a मतलब Q मैक्स साइन ओमेगा टी। बट अगेन लेट मी जस्ट रिमाइंड यू कि जरूरी नहीं है कि हमारा वो वहीं से स्टार्ट करना है तुमने, स्टार्ट हमारा यहां से भी हो सकता है, स्टार्ट यहां से भी हो सकता है, स्टार्ट यहां से, अगर यहां से स्टार्ट हो रहा है तो फाई नॉट 0 हो गया, यहां से स्टार्ट होगा तो π/2 हो जाएगा,
यहां से स्टार्ट होगा पाई हो जाएगा, यहां से 3 पाई/2 और वहां पे जाओगे तो फिर से 0 से स्टार्ट होगा। ये इक्वेशन होती है एसएचएम की। तो चार्ज ऑसिलेट करता है हमारे पास। ठीक हो गया, समझ में आ गया। अच्छा, ठीक है, अब मैं तुमको बोलता हूं कि ग्राफ बना के दिखाओ। क्यू वर्सेस टाइम का ग्राफ। ऑब्वियसली सबको पता है एसएचएम का ग्राफ मतलब साइन थीटा ग्राफ, तो यहां से स्टार्ट होगा ग्राफ, ये ग्राफ बन जाएगा। वेयर दिस इज गोइंग टू बी क्यू मैक्सिमम एंड सिमिलरली नीचे भी माइनस क्यू मैक्सिमम तक जाएगा ग्राफ, और ये हो जाएगा 0 से लेके टाइम पीरियड तक का ग्राफ। समझ में आया? ठीक है। और अगर मैं तुमसे पूछ लूं कि करंट कैसे वेरी कर रहा है, इसको डिफरेंशिएट कर दोगे। आई इज इक्वल टू क्यू मैक्स डी क्यू बाई डी टी करना है, साइन ओमेगा टी का बन जाएगा कॉस ओमेगा टी, और बाहर जाके ओमेगा आ जाएगा, राइट। क्यू नॉट क्यू इंटू ओमेगा नॉट विल कॉस ओमेगा टी, तो कॉस का ग्राफ बन जाएगा। एंड तुमसे पूछूंगा कि व्हाट इज द व्हाट इज द ग्राफ ऑफ आई वर्सेस टाइम। तुम बोल इस बार बोलोगे कॉस का ग्राफ। कॉस का ग्राफ कैसा दिखेगा कि मैक्सिमम करंट से स्टार्ट करके ये हमारा कॉस का ग्राफ हो जाएगा। समझ में आता है? क्योंकि मैक्सिमम से स्टार्ट होगा, देखो यहां पे देखो, मैक्सिमम करंट से स्टार्ट हुआ और जब खत्म हो जाएगा मैक्सिमम करंट यहीं से घूम के मैक्सिमम करंट में वापस आ जाएगा। पहले करंट घटेगा फिर बढ़ के ये हो जाएगा, और जब घटेगा तब बढ़ेगा, पहले ऑपोजिट डायरेक्शन में बढ़ेगा, है ना। तो यहां पे देखो, पहले करंट घट के फिर ऑपोजिट डायरेक्शन में बढ़ेगा, फिर घटेगा, फिर सीधी डायरेक्शन में बढ़ते ये हो जाएगा। ये हमारा आई मैक्स हो जाएगा। समझ में आया? ये क्लियर है? ठीक है। बाय द वे, तुमने जैसे मैंने तुमको स्टार्ट कहां से करवाया सॉल्व करना, मैंने तुमको यहां पे केवीएल लगा के स्टार्ट कराया। मैं इसी चीज को तुमको एसएचएम की इक्वेशन विदाउट केवीएल भी बना सकता था, मैं एनर्जी मेथड से भी तुमको यहां पे लेके आ सकता था। एनर्जी मेथड क्या बोलता है? एनर्जी मेथड ये बोलता है कि जो हमारा कैपेसिटर है दैट इज क्यू स्क्वायर बाय 2c, ये जो एनर्जी है, और जो इंडक्टर की एनर्जी है उसका सम हमेशा क्या रहना चाहिए? कांस्टेंट रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए? क्योंकि एनर्जी तो कांस्टेंट है, टोटल एनर्जी। इसको डिफरेंशिएट कर दो। अगर मैं बोलता हूं कि मुझे टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, तो क्यू स्क्वायर की डिफरेंशिएशन कितनी होगी? 2q इंटू डी क्यू बाई डी टी, टाइम के रिस्पेक्ट में। अगर तो क्यू के रिस्पेक्ट में करना हो तो 2q, लेकिन टी के रिस्पेक्ट में करना है तो चेन रूल लगेगा 2q इंटू डी क्यू बाई डी टी, और यहाँ पे 2c नीचे एज इट इज लिखा रह जाएगा, प्लस हाफ इंटू एल। आई स्क्वायर की डिफरेंशिएशन अगेन जैसे क्यू स्क्वायर की 2q डी क्यू बाई डी टी, इसकी 2i इंटू डी आई बाई डी टी, और कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन कितनी होती है? 0। 2 से ये 2 काट दो, 2 से ये 2 काट दो, यहां पे मेरे पास बना q बाय सी डी क्यू बाई डी टी, और इधर इधर देख ही लो, फिर मैं एक बार में कर देता हूं। जो डी क्यू बाई डी टी होता है क्या होता है? करंट होता है कि नहीं होता? तो मैं करंट को करंट से काट देता हूं, ये करंट को करंट से काट दिया, तो क्या बचा? क्यू बाय सी प्लस एल डी आई बाई डी टी। वहीं पे पहुंच गए हम घूम फिर के, डी आई बाई डी टी
इज इक्वल टू माइनस क्यू अपॉन एल सी, वेयर डी क्यू बाई डी आई बाई डी टी इज वॉट, डी स्क्वायर क्यू बाई डी टी स्क्वायर, है ना। आई को डी क्यू बाई डी टी डाल के माइनस क्यू बाई एल सी, हम घूम फिर के वहीं पे पहुंच गए हैं। मतलब हम लोग केवीएल के बिना एनर्जी मेथड से भी स्टार्ट एनालाइज करना कर सकते थे, यहां से माइनस क्यू एल बाई एल सी, यहीं पे पहुंच गए हम लोग घूम फिर के। ठीक हो गया। तो इनको बोलते हैं एलसी ऑसिलेशंस, और ये चीज हमको एसी सर्किट्स में भी काम आएगी आगे चल के। ठीक है, तो दैट्स इट फॉर टुडे।